हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट 2022 में बिहार आईटीआई या फिर बिहार पॉलिटेक्निक का परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जाती है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट किया जाता है बार बार। एक बात मैं और मेंशन कर दूं, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर, जो आप बिहार आईटीआई के लिए साइंस पढ़ा रहे हैं या फिर जो आप साइंस पढ़ा रहे हैं, क्या सिर्फ बिहार आईटीआई के लिए इनफ रहेगा या फिर किसी और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस लेवल के साइंस के क्वेश्चन करा रहा हूं, ये आपको न कि बिहार आईटीआई बल्कि बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी ये साइंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसके बारे में बिल्कुल टेंशन न लें कि जो क्वेश्चन का लेवल है ये कैसा है। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छा है। आप जो क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको रेलवे में भी पूछे जा सकते हैं, साथ ही आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं वहाँ में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है। तो देखिए, ये कारण होता है तन्यता। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी धातु होता है उसको तार के रूप में ढाल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तन्यता। आघातवर्धनीय क्या होता है? आघातवर्धनीय वो होता है जिसे हम लोग पीट कर उसको चपटा कर देते हैं, ये होता है आघातवर्धनीय। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, गैस की लौ कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है। यानी कि जो गैस जलता है, गैस का जो लौ होता है, कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? चमकदार, बिना चमकदार, गहरा या फिर नीला। तो जो आपका गैस का जो लौ होता है, जो नीला हो जाता है, वो सबसे अधिक गर्म होता है। और आपने देखा होगा जो गैस जलता है तो वहाँ पे कुछ भागों पर नीला हो जाता है। ठीक है, तो जो नीला होता है वो सबसे अधिक भाग गर्म होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, ये कौन सा भाग है गैस लो का जो कि सबसे अधिक गर्म होता है? तो ये आपको नीला भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने को रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे में किस गैस को भरा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे इतना क्वेश्चन को आपको घुमाया गया है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि जो आपको हम लोग आलू का चिप्स खाते हैं पैकेट में, उसको हवा या फिर उसको खराब न होने के कारण, उससे बासी न होने के कारण कौन सी गैस उसमें भरी जाती है? उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन को बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये कौन सी गैस है जो कि आपको आलू के चिप्स में भरी जाती है? तो ये आपको नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं ये आपको बताना है। तो ओजोन को कैसे लिखते हैं? तो ओजोन का जो हम लोग लिखते हैं, इसको लिखते हैं O3। सिंपल सी अगर फॉर्मूला आप इसको जानते होंगे तो ओजोन का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो जो इसका सूत्र होता है वो 3 होता है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं ये आपको 3 होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे
माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? रदरफोर्ड को, ओटो हॉर्न को, मेडलिव को या फिर एंटनी लुजियर को। तो जो आपको आधुनिक शास्त्र का जनक माना जाता है ये आपको एंटनी लुजियर को माना जाता है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, लेकिन आपको याद रखना है कि भौतिक का पिता किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। हालांकि भौतिक का कोई फिक्स नहीं है, किसी किताब में आपको न्यूटन दिया रहता है, किसी किताब में कुछ दिया रहता है, लेकिन आप न्यूटन मानकर चल सकते हैं। लेकिन आधुनिक शास्त्र का जनक इन्हें माना जाता है और जीव विज्ञान का जनक आप लोग अरस्तु को मानते हैं, तो जो कि आपको याद रखना है। मेंडलीव कौन थे? मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी और सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था ये आपको परमाणु भार के आधार पर सजाया गया था, जो कि आपको ये बात भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा आपको एडवांस हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि ठोस बर्फ किसे कहते हैं या फिर शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ये हम लोग कहते हैं CO2 को, लेकिन क्वेश्चन में आप ये पूछ दिया गया है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपको जब एक दाब को एक एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है, जो कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए, भोपाल त्रासदी किस रिसाव के प्रमाण हुआ था? तो आपको याद होगा कि भोपाल में 1984 ईस्वी में भोपाल में आपको एक गैस रिसाव हुआ था, जो कि आपको एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बहुत सारे एग्जाम में, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, जो आपको मिथाइल आइसोसाइनेट थे यही आपको रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, असंतृप्त यौगिक के दहनों के दौरान देखी जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि संतृप्त, देखिए यहाँ पे जो असंतृप्त है और संतृप्त में क्या होता है। ठीक, असंतृप्त यानी कि खराब, ठीक है, और संतृप्त मतलब अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि असंतृप्त में यौगिकों के दहन के दौरान देखने वाली जो लौ होती है किस रंग की होती है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो नीली रंग की होती है, जब गैस हम लोग जलाते हैं वो सबसे अधिक गर्म होती है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि असंतृप्त यानी कि खराब, यानी कि यहाँ से पीला हो जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संतृप्त यौगिक के दौरान जो देखी जाने वाली रंग होती है ये कौन होती है? ये आपको नीला हो जाता है। अगर यहाँ पे संतृप्त होता तो यहाँ पे असंतृप्त है यानी कि खराब है, तो यहाँ पे पीला हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, CaO प्लस H2O जो कि यहाँ पे रिएक्शन करता है, ये बनाता है आपको Ca/OH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछ जाते हैं, कोई आपको अभिक्रिया दे दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया है ये आपको कौन सी अभिक्रिया है? ये आपको संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया किस लिए है? संयोजन अभिक्रिया इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए दो जोड़कर एक आपको यौगिक का निर्माण हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको संयोजन कहते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर और टूटता यानी कि अगर कोई बड़ा यौगिक होता है उसको हम लोग दो भागों में तोड़ते तो उसे हम लोग अपघटन कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि दो जब जोड़कर एक यौगिक बनाते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, जो कि आपको याद रखना है कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से हम लोग कहते हैं जब आपको अम्ल और क्षार मिलकर लवण और यहाँ पे जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है C12H22O11 के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक फॉर्मूला दिया गया है, एक सूत्र दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि C12H22O11 हम लोग किस रूप में जानते हैं, इसका किसका सूत्र होता है? तो ये होता है सूत्र आपको चीनी का। ठीक है, चीनी का एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की अति संभावना है कि एग्जाम में है। नमक का सूत्र क्या होता है? नमक का सूत्र होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आप सभी कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया एस्टर में गंध होती है, एक
क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्टर में गंध होती है कैसी, तीखी, फल जैसी, रासायनिक या फिर सैन्य जैसी। तो जो आपको एस्टर में गंध होती है ये आपको फल जैसी होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए, अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। यानी कि किस अम्ल के वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं कि जो आपको घुटने में दर्द होता है या फिर जो गांठिया रोग होता है, जो आपको घुटने में जो गांठिया रोग के नाम से जानते हैं, वो किस अम्ल के कारण होता है, तो ये आपको लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। जब आपके शरीर में अधिक लैक्टिक अम्ल बनता है वो आपको घुटनों में दर्द या फिर आपको मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, जो कि यहाँ से लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। देखिए यहाँ से बहुत सारे आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया क्या नींबू में क्या एक्जोलिक अम्ल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये नींबू में एक्जोलिक अम्ल नहीं होता है, ये आपको टमाटर में एक्जोलिक अम्ल होता है, जो कि यहाँ पे नींबू में दिया गया है, ठीक है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे नींबू में ऑक्जोलिक अम्ल दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। नींबू में आपको साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया गया ऑक्जोलिक अम्ल, जो कि टमाटर में होता है, ठीक है। और हमको गलत ही बताना था, इसीलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, गर्म शीशों को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गर्म शीशा को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को हम लोग एनलिंग कहते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, पारे का अयस्क है, आपको बताना है। नीचे ऑप्शनों में दिए गए हैं जो है वो बताना है कि कौन सा एक पारे का अयस्क है। तो पारे का अयस्क ये सिनेबार है, जो कि आपके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए अयस्क आपके एग्जाम में 1 से 2 पूछ लिए जाते हैं, और अयस्क आपको याद रखना ही चाहिए। जो इंपॉर्टेंट अयस्क है ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि पारे का अयस्क हो गया सिनेबार, ठीक है। इसी तरह आपको हेमेटाइट किसका है, ये लोहा का है। मैग्नेटाइट भी लोहा का है। और बॉक्साइट आपको किसका है, ये आपको एल्युमिनियम का है, ठीक है। तो बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट अयस्क हैं उनको बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ब्यूटेन पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ मीथेन पर क्लिक करेंगे, तो बहुत सारा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और बिल्कुल आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है ये आपको होता है मीथेन, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सर हम लोग कैसे पहचानेंगे मीथेन होगा या फिर ब्यूटेन होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपको एलपीजी गैस है, एलपीजी में आपको मालूम होगा कि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, लेकिन मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सीएनजी का पूछा गया है, तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा, जो कि इसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि एलपीजी में मुख्य घटक ब्यूटेन है और आपको सीएनजी में मुख्य घटक मीथेन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया टंगस्टन का गलनांक है। देखिए इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए रिपीट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जाता है ये बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला होता है। कभी कभी यहाँ पे 3400 भी दिया जाता है, कभी कभी 3800 भी दिया जाता है, लेकिन आपको सिंपल ही सा याद रखना है कि जो टंगस्टन का गलनांक होता है ये आपको 3380 होता है, जो कि कभी कभी आपको यहाँ पे 80 की जगह कुछ और दे दिया जाता है, यानी कि डिजिट थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है एग्जैक्ट कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये आपको 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, टाइटेनियम को, मरकरी को, रेडियम को या फिर प्लेटिनम को। तो जो आपको क्विक सिल्वर है इसे हम लोग मरकरी को कहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक बात और आप याद रखेंगे, यहाँ पे क्विक सिल्वर दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक लाइम हम लोग किसे कहते हैं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे कंफ्यूज होगा क्विक लाइम और क्विक सिल्वर में। मैं आपको बता दूं कि क्विक सिल्वर हम लोग मरकरी को कहते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्विक लाइम किसे कहते हैं। तो क्विक लाइम हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO को कहते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग
क्विक लाइम कहते हैं और क्विक सिल्वर हम लोग मरकरी को कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि तन्यता किसे कहते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा उसी में से क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो सबसे तन्य धातु है सोना, जो इसका संकेत होता है ये होता है AU, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, सबसे अधिक तन्य यही होता है। इसी के कारण हम लोग सोना बहुत ही अधिक तन्य होता है, इसी कारण इसको पीट कर आपको इसका गहना बनाया जाता है। इसको हम लोग आभूषण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे जो अधिक तन्य होता है ये आपको सोना होता है। इसके बाद चांदी भी होता है। अगर यहाँ पे सोना ऑप्शन न दिया जाता है, अगर चांदी दिया जाता है तो फिर यहाँ पे चांदी भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर चांदी और सोना दोनों दे दिया जाए तो फिर आपको यहाँ पे सोना पे ही क्लिक करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सोना नहीं होता तो फिर आप चांदी पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भूपट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन है। यानी कि आपको बताना है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा या फिर सोडियम। तो ये पाई जाती है आपको एल्युमिनियम, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। देखिए आपके एग्जाम में एक ये भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे ऐसे भी कि आपको बताना है कि इसका परमाणु संख्या कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से लगाकर 20 तक कम से कम आपको परमाणु भार, परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक आपको याद रखना ही चाहिए। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये हो जाएगा 40, क्योंकि कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है ये 20 होता है और जो आपको परमाणु द्रव्यमान होता है ये लगभग आपको दुगना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको प्रथम समूह के तत्व हैं, यानी कि जो प्रथम समूह के तत्व हैं जिसका ट्रिक है हेलिना करे रब से फरियाद, एक सिंपल सा ट्रिक है फर्स्ट समूह का। और आपने कहीं भी थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा बुक के माध्यम से या फिर किसी भी किताब के माध्यम से, तो बिल्कुल आप इसको जानते होंगे कि प्रथम तत्व के समूह को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। और यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा। तो जो आपको क्षारीय धातु होगा वही बनाएगा। तो वो कौन सा धातु है, ये होता है हेलिना करे रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और यहाँ पे कौन, पोटेशियम। सॉरी, मैं यहाँ से फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ, हेलिना करे रब से फरियाद है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। ठीक है, 3 नंबर 12 है सोडियम, जो कि यहाँ पर सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसीलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रिक बैठाने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, हेलिना करे रब से फरियाद यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। इसका कैसे ट्रिक हम लोग यूज करते हैं और कौन कौन से समूह को क्या कहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से या फिर कभी भी ना कभी आपको एक जरूर स्पेशल वीडियो दे दूंगा, ताकि आपको ये सारी डाउट क्लियर हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, कार्बन का एक रूप नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा चारों ऑप्शन में से है जो कि कार्बन का एक रूप नहीं है, हीरा, फ्लोरीन, ग्राफीन या फिर सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिलिकॉन। और यहाँ पे ग्राफीन, फ्लोरीन और हीरा ये आपको कार्बन के एक अपरूप है, जो कि सिलिकॉन है, ये उपरूप नहीं है। इसे हम लोग अर्धचालक के रूप में प्रयोग करते हैं सिलिकॉन को। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है। यानी कि समूह 17 में जिसे हम लोग हाइड्रोजन वर्ग समूह भी कहते हैं, तो कौन सा वह तत्व है जो कि सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, जिसे हम लोग खाते हैं नमक के रूप में, आयोडीन नमक। ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, ये जल्दी ये आपको अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि समूह 17 में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, ये आपको हो जाएगा फ्लोरीन। यानी कि सबसे जो अधिक पूछा जाएगा कि कौन सा अभिक्रियाशील है वो हो जाएगा फ्लोरीन, और सबसे कम पूछा जाए वो हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिए मेंशन किया गया है, बादल के गरजने के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। यानी कि जब बादल गरजता है तो कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण
होता है। तो यहाँ पे देखिए जो बादल गरजता है तो हम लोग को प्रकाश और ध्वनि तो देखने को मिलती है, यानी कि बिजली जब तड़पता है तो वो प्रकाश भी देता है और ध्वनि यानी कि आवाज़ भी सुनाई देता है। तो यहाँ पे तो डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है विद्युत स्थितिक ऊर्जा, जो कि नहीं होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, प्रकाश और ध्वनि, और यहाँ तीनों में दिया गया, यानी कि तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक छांटना होगा कि बादल के दौरान यानी कि जो गतिज ऊर्जा है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये हो जाता है प्रकाश और ध्वनि में परिवर्तित। बहुत सारे कैंड को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे कैंड को समझ नहीं आया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए बादल जब गरजता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बादल गरजने के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो ये जो आपको ऊर्जा का रूपांतरण होता है ये आपको गतिज ऊर्जा का प्रकाश और ध्वनि में रूपांतरण होता है। तो जब आपने देखा होगा कि जब बादल गरजता है तो प्रकाश भी आता है और ध्वनि भी आता है, जो कि गतिज ऊर्जा का ये रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए कार की गति जो है ये आपको स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है, ये आपको ये गति होता है, ये गति बताती है कि किस पर गति है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है कि किस गति पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको सारे जो ऑप्शन है गति में बदलाव, दिशा में बदलाव, ये सब सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, देखिए स्पीडोमीटर होता है ये आपको गति मापने वाला। आपने मोटरसाइकिल देखा होगा, बाइक देखा होगा, तो जो आपको स्पीड दिखाता है ये इतना स्पीड में चल रहा है, वही होता है स्पीडोमीटर, यानी कि ये आपको गति दिखाता है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है MRI किसका संक्षिप्त रूप है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जर्मेनियम का मुख्यतः उपयोग किया जाता है किसमें। तो जर्मेनियम का जो मुख्यतः उपयोग किया जाता है ये आपको अर्धचालक के रूप में किया जाता है, या फिर सिलिकॉन का भी उपयोग हम लोग अर्धचालक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग हम लोग प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, और आपको याद रखना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कार हेडलाइट में, फ्लैश लाइट में, बाइस्कोप में, या फिर माइक्रोस्कोप में। तो जो आपको उत्तल लेंस का सिर्फ प्रयोग होता है ये होता है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, माइक्रोस्कोप में सिर्फ आपको उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, और उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष में हम लोग उपयोग करते हैं, तो ये आपको दूर दृष्टि से जो कैंडिडेट पीड़ित होते हैं उन्हें हम लोग उत्तल लेंस के लिए उपयोग करते हैं। जो कैंडिडेट को निकट दृष्टि दोष हुआ होता है वो आपको अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और एक क्वेश्चन आपको बार बार अवतल लेंस, उत्तल लेंस, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष ये पूछा ही जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगधर उच्चतम होती है। यानी कि सातों रंग में से तरंगधर सबसे उच्च किसका होता है। तो सबसे जो तरंगधर उच्च होता है ये आपको लाल का होता है। ठीक है, और सबसे जो कम होता है ये आपको बैंगनी का होता है। ठीक है, इसी के कारण आपको जो रेड लाइट में रेलवे में जो आपको बल्ब का प्रयोग किया जाता है वो आपको रेड लाइट का किया जाता है, ताकि ये आपको दूर से देखने को अच्छी तरह से स्पष्ट दिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कोई वस्तु टेढ़ा दिख रहा है या फिर कोई आपको वस्तु पानी में ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे जो सारे जो एग्जाम्पल होते हैं ये आपको प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो आपको कोई वस्तु टेढ़ा दिखाई देता है, कोई वस्तु पानी में ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसे जो सारे जो एग्जाम्पल है आपको प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितनी है ये आपको बताना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रकाश की जो गति है ये आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिर्फ यूनिट आप ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दिया गया बिल्कुल होगा नहीं, और यहाँ पे देखिए ये जो
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड का यहाँ सिंबल नहीं है, इसलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी आपको यूनिट पर भी बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, लगातार एकाधिक के कारण प्रतिध्वनि एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो प्रतिध्वनि हम लोग किसके कारण सुनते हैं, तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले साइंस के ही वीडियो में बताया था कि प्रतिध्वनि ये आपको परावर्तन के कारण सुनाई देती है, और जो ये आपको न्यूटन दूरी होती है ये आपको प्रतिध्वनि सुनने के लिए होती है 17 मीटर, जो कि यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन। ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं तो कोई दीवार में या फिर किसी के सतह से अगर लौट कर आती है, टकरा कर आती है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिध्वनि, जो कि आपको परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, तो तापमान बढ़ाने पर जो ध्वनि गति है ये आपको बढ़ जाती है। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जब आपको तापमान बढ़ता है यानी कि जब ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा आपको तापमान होता है, तो ध्वनि की जो गति है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको आप सिंपली समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, हवा में ध्वनि तरंगे होती है। हवा में ध्वनि तरंगे क्या होती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, और जो आपको प्रकाश तरंगे होती हैं ये आपको अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है, सॉरी ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होती है, ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कि अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रकाश तरंगे कौन सी होती हैं, तो ये आपको अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है, सफेद, नीला, भूरा या फिर काला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, एक ब्लेंडिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और बार बार इस क्वेश्चन को कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, एक ब्लेंडिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, तो ये आपको कैपिलरी क्रिया या फिर केशिका के कारण सोखता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे जो कैपिलरी क्रिया या फिर केशिका दिया गया है, इसे कभी कभी केशिका भी देता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है। पृथ्वी की चारों ओर ठीक है, चंद्रमा की गति किसके कारण होती है, ये आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुरुत्व बल। ठीक है, और यहाँ से एक बात और आपको याद रखना है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अगर यहाँ पे तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं दिया गया ऑप्शन में, बहुत सारे कैंडिडेट अगर गुरुत्वाकर्षण बल दिया जाता है ऑप्शन में तो गुरुत्वाकर्षण बल पर भी क्लिक कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है कि कोई भी अगर आप वस्तु ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो अपने आप नीचे आएगा, ये होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी चारों ओर चंद्रमा की गति करता है ये आपको गुरुत्व बल के कारण ही करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है किस में, वातावरण में, वायु में, समुद्र में या फिर निर्वात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और निर्वात क्या होता है, निर्वात उसे हम लोग कहते हैं जहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे हवा न हो। ठीक है, निर्वात हम लोग उसे कहते हैं जहाँ पर बिल्कुल हवा ना हो, उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल कैसे काम करता है, तो जो घर्षण बल है ये आपको बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को हम लोग क्या कहते हैं। पिछली बार ये आपको रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन, किसी निर्देश दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं, इसे हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। तो आपको याद होगा कि संवेग बराबर होता है क्या, ये होता है आपको द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो किसी वस्तु का संवेग है ये आपको वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। इसका एक फॉर्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है।
तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, जो कि बहुत ही फेमस फार्मूला है, आपको याद रखना है। और यहीं गतिज ऊर्जा बराबर पूछा जाता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये फार्मूला बहुत ही ईजी है और आपको फेमस है, याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा, किलोवाट जूल या फिर वाट घंटा। तो जो आपको ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है ये है आपको किलोवाट घंटा। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की गहराई, मछलियों की सघनता, पानी की गहराई या फिर समुद्री वनस्पति की सघनता। तो ये आपको पानी की गहराई नापने के लिए ये आपको इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ये आपको त्वरण की SI मात्रक होता है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया है कूलम्ब किसकी इकाई है। तो कूलम्ब ये आपको विद्युत आवेश की इकाई है, जो कि आपको यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रद्योतक का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है भार की SI यूनिट किसके बराबर होती है। तो मैंने हाल ही में यूट्यूब के कम्युनिटी में डाला था कि भार की SI यूनिट क्या होती है। तो 80% कैंडिडेट ने किलोग्राम पर क्लिक किया था, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा ना समझे कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही कंपटीशन कम है, सिर्फ आपको देखने में लगता है कंपटीशन ज़्यादा है और किसी को भार का SI यूनिट नहीं मालूम है, तो आप समझ सकते हो क्या जानता होगा। ठीक है, मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है। बिल्कुल कंपटीशन नहीं बढ़ना है, सिर्फ ये भीड़ है। आप अगर पढ़ते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। ठीक है, भार की SI यूनिट और किसकी इकाई जो यूनिट है बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, जो कि है बल। ठीक है, बल का SI यूनिट भी न्यूटन होता है और भार का SI यूनिट भी न्यूटन होता है, यानी कि दोनों का बराबर होता है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप बिहार ITI के एग्जाम बात कर लें या फिर बिहार पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की आप तैयारी करते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।